जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है माहौल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। यहाँ हर दिन मुझे नीचा दिखाया जाता है। कल तो सासू माँ ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। दीपक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कांता जी का दिल ये सुनकर दहल गया। उन्होंने तुरंत अपने पति प्रमोद और बेटे विभास को यह सब बताया। अब बस बहुत हुआ। रीना को और तकलीफ नहीं सहने देंगे। हमें ससुराल जाकर इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। रीना के मायके वाले उसी शाम उसके ससुराल पहुंच गए। रीना की सास और ननद को जब लगा कि मामला गंभीर हो चुका है तो दोनों डर गई। दरअसल रीना एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर लड़की। उसने अपने जीवन में हमेशा एक बात सीखी थी, इज्जत मांगने से नहीं, अपने व्यवहार से कमाई जाती है। रीना पढ़ाई में अच्छी थी और घर के कामों में भी निपुण। उसके माता पिता कांता और प्रमोद उसकी शादी को लेकर बड़े उत्साहित थे। रीना की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के दीपक से तय हुई। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दिखने में अच्छा था। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सबने सोचा कि रीना का जीवन खुशियों से भर जाएगा। शादी के बाद रीना अपने ससुराल पहुंची। वहां उसका स्वागत तो अच्छे से हुआ, लेकिन सास विवाह और ननद सोनल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रीना ने सोचा कि शायद नई बहू होने की वजह से यह स्वाभाविक है। रीना, उठकर जल्दी किचन में आ जाना। हमारे यहाँ सुबह जल्दी काम शुरू होता है। विभा ने पहली रात को ही यह कहकर अपनी मनसा जाहिर कर दी थी। रीना ने विनम्रता से सिर हिलाया और सोने चली गई। रीना ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ससुराल के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। उसने घर की साफ सफाई की, नाश्ता बनाया और बाकी सभी के लिए चाय भी तैयार की। लेकिन जब विभा और सोनल चाय पीने आई तो सोनल ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अरे, यह कैसी चाय बनाई है? ना चीनी सही है ना दूध। हमारे यहाँ ऐसी चाय कोई नहीं पीता। रीना ने माफी मांगते हुए कहा, मैं कल से ध्यान रखूंगी दीदी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हर दिन किसी न किसी बात पर विभा और सोनल उसे ताने देती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही भेज दिया? दीपक के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। रीना को ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन उसने सोचा कि प्यार और धैर्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआत में दीपक रीना के साथ ठीक था। वह उसे सपोर्ट करता और माँ बहन की बातें नज़रअंदाज करने को कहता। लेकिन धीरे धीरे वह भी अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। एक दिन सोनल ने शिकायत की, भैया, तुम्हारी बीवी तो कामचोर है। मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए लड्डू बनाना, लेकिन उसने तो सिर्फ बहाना बना दिया। दीपक ने बिना सच्चाई जाने रीना से गुस्से में कहा, तुम्हें सोनल दीदी की बात माननी चाहिए थी। आखिर घर में सबकी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रीना ने खुद को समझाया कि यह सब शादी का हिस्सा है और उसने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन जब रीना ने खाना बनाने में थोड़ी देर कर दी तो विभाजी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। सोनल ने भी आग में घी डालते हुए कहा, हाँ माँ, यह लड़की हमारे घर के संस्कारों के लायक नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि विभाजी ने गुस्से में रीना को थप्पड़ मार दिया। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब उसने यह बात दीपक को बताई तो उसने उल्टा रीना को ही दोषी ठहरा दिया। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। वो जो कहती हैं तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। उस रात रीना ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। रीना ने अगले दिन सुबह ही अपनी माँ कांता को फोन किया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। यहाँ हर दिन मुझे नीचा दिखाया जाता है। कल तो सासू माँ ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। दीपक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कांता का दिल ये सुनकर दहल गया।
उन्होंने तुरंत अपने पति प्रमोद और बेटे विभास को यह सब बताया। प्रमोद, जो स्वभाव से शांत और सुलझे हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए हमेशा सख्त कदम उठाने वाले इंसान थे, बोले, अब बस, रीना को और तकलीफ नहीं सहने देंगे। हमें ससुराल जाकर इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। विभास, जो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहता था, बोला, पापा, मुझे साथ चलने दीजिए। अगर उन्होंने रीना पर और अत्याचार किया तो मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। रीना के मायके वाले उसी शाम उसके ससुराल पहुंच गए। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, विभाजी ने उनकी तरफ देखा और बिना नमस्ते किए ही कहा, आइए आइए, आपकी बेटी ने जरूर कोई शिकायत की होगी, तभी आप यहाँ आए हैं। प्रमोद जी ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, हाँ, शिकायत की है और करना भी चाहिए। आखिर आप लोग उसकी जिंदगी नर्क क्यों बना रहे हैं? विभाजी ने जवाब दिया, अरे नर्क कहाँ बनाया, बस इसे हमारे घर के संस्कारों के हिसाब से ढलने में दिक्कत हो रही है, और फिर बहू को तो थोड़ा सहना ही पड़ता है। ये तो हर घर की बात है। इस पर कांता जी बोली, हर घर में ऐसा नहीं होता। हर बेटी को प्रताड़ित करना कोई परंपरा नहीं है। हमारी बेटी को थप्पड़ मारने का आपको क्या हक था? विभाजी और सोनल ने बहस शुरू कर दी, लेकिन विभास ने बीच में बोलते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, फिर देखेंगे कि आपका यह संस्कार कोर्ट में कैसे टिकता है। दीपक, जो अब तक चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था, बोला, पापा, माँ जो भी करती हैं मेरे भले के लिए करती हैं। आप लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखा रहे हैं? प्रमोद ने गुस्से से कहा, दीपक, क्या अपनी बीवी पर हाथ उठाना भी भले के लिए होता है? तुम मर्द हो और तुम्हारी जिम्मेदारी थी अपनी पत्नी की सुरक्षा करना, ना कि अपनी माँ बहन की गलतियों को ढकना। दीपक की आंखें शर्म से झुक गई। प्रमोद जी ने विभाजी और सोनल को साफ साफ कह दिया, हमारी बेटी यहाँ तब तक नहीं रहेगी जब तक आप लोग उसकी इज्जत करना नहीं सीखेंगे, और अगर आपने दोबारा उसके साथ कोई ज्यादती की तो हम सीधे कानून का सहारा लेंगे। और दीपक, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारी बेटी के लिए हम कुछ और फैसला लेंगे। विभा और सोनल को जब यह समझ में आया कि अब मामला गंभीर हो चुका है तो वे डर गई। उन्होंने तुरंत रीना से माफ़ी मांगी। प्रमोद और कांता जी रीना को कुछ दिनों के लिए मायके ले आए। वहाँ उसे अपने परिवार का प्यार और सुकून मिला। इस दौरान दीपक ने कई बार फ़ोन किया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। कुछ हफ्तों बाद जब दीपक ने अपनी माँ और बहन को पूरी तरह से बदलने का आश्वासन दिया तो रीना ने ससुराल वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि अगर उसके साथ फिर से गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रीना का आत्मसम्मान और उसके मायके वालों का सपोर्ट उसके लिए ढाल बन गया। उसने अपने ससुराल वालों को यह सिखा दिया कि बहू किसी की दासी नहीं होती, बल्कि एक परिवार का सम्मान होती है। कुछ हफ्ते मायके में बिताने के बाद रीना अब खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। वह जान चुकी थी कि उसे अब अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। जब दीपक ने बार बार माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अपनी माँ और बहन को उसकी इज्जत करने के लिए तैयार करेगा, तो रीना ने ससुराल लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटी। उसने अपने माता पिता और भाई के साथ बैठकर कुछ शर्तें तय की। अगर मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूँगी। और दीपक, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। दीपक ने सहमति में सिर हिलाया। रीना के ससुराल लौटने के बाद माहौल पहले जैसा नहीं था। विभा और सोनल, जो पहले उसे हुक्म देती थी, अब उसके सामने बोलने से भी डरती थी। लेकिन यह बदलाव असली नहीं था, बल्कि उनके अंदर डर की वजह से आया था। पहले दिन ही रीना ने
रसोई में काम करते हुए देखा कि विभा उसे घूर रही थी। रीना ने ठंडे लहजे में कहा, मम्मी जी, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कह दीजिए। मुझे ताने सुनने का अब शौक नहीं है। विभा ने बात टालते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि तुम क्या बना रही हो। रीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो भी बनाऊंगी अच्छा ही होगा। अब से सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी, लेकिन यह उम्मीद नहीं करें कि सिर्फ मैं ही काम करूंगी। घर के काम सबकी जिम्मेदारी है। दीपक ने रीना के आत्मविश्वास को देखा और महसूस किया कि उसकी पत्नी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अब वह माँ और बहन की बातों को आंख मूंद कर मानने के बजाय खुद सच्चाई को परखने लगा। एक दिन सोनल ने फिर से रीना के काम में कमी निकालते हुए कहा, भाभी, आप तो बस खाना बनाकर छोड़ देती हो, रसोई में सब बिखरा पड़ा रहता है। इस बार दीपक ने सोनल को टोका, दीदी, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो खुद भी हाथ बटा सकती हो। यह घर सिर्फ रीना का नहीं, सबका है। सोनल हैरान रह गई। उसने पहली बार देखा कि दीपक अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। एक दिन विभा जी ने रीना से कहा, तुम्हें मायके वालों को हर छोटी बात बताने की आदत छोड़नी होगी। हमारे घर के मामले बाहर नहीं जाने चाहिए। रीना ने संयमित आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर घर के अंदर का माहौल सही रहेगा तो बाहर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे फिर से किसी तरह का अपमान सहना पड़ा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। विभा चुप रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि रीना पहले जैसी डरी सहमी लड़की नहीं रही। रीना ने ससुराल लौटने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया। उसने पास के गांव में एक छोटे से स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया। मुझे अपनी पहचान बनानी है, उसने दीपक से कहा। दीपक ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि रीना का यह कदम सही है। जब रीना नौकरी करने लगी तो विभा और सोनल ने उसे ताने मारने शुरू किए। घर के काम छोड़कर बाहर जाने की क्या जरूरत थी। रीना ने स्पष्ट जवाब दिया, मैं यह नौकरी इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पहचान बना सकूँ, और घर के कामों में अगर कोई दिक्कत है तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहकर रीना अपने काम पर चली गई। धीरे धीरे रीना के आत्मविश्वास और काम करने के तरीके ने पूरे परिवार को बदलना शुरू कर दिया। दीपक ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सोनल, जो पहले ताने देती थी, अब रीना के साथ बैठकर बातें करती थी। विभा को भी महसूस होने लगा कि बहू को बेटी की तरह समझने में ही परिवार की भलाई है। रीना ने अपने धैर्य, साहस और आत्मसम्मान से अपने ससुराल का माहौल बदल दिया। उसने अपने मायके वालों के समर्थन और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया कि एक बहू भी परिवार का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई और। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।